हेलो फ्रेंड, चलिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये यूनिट 5 का 8वां चैप्टर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार अटलांटिक चार्टर जो कि 1942 में आया था द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। याल्टा सम्मेलन जो कि फरवरी 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। तो याल्टा सम्मेलन में ही जो 5 P5 नेशन हैं उनको वीटो अधिकार प्रदान किया गया था। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण हुआ। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया तथा जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, वे ही संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य कहलाए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वीकार कर लिया गया, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करने एवं राज्यों में आपसी सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने थे? फाउंडर मेंबर 51 थे, जबकि वर्तमान समय में 193 इसके सदस्य हैं। भारत संस्थापक सदस्यों में है। वर्तमान में सबसे नया सदस्य दक्षिणी सूडान है। उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना तथा उस उद्देश्य के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना ताकि शांति के लिए खतरों से बचा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। दूसरा, सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चौथा, इन समान उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकरण का सिद्धांत। तो चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विचारों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। फिर चौथा है, सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता के लिए वे बल प्रयोग या उसकी धमकी के द्वारा किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करें। पांचवा, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे देशों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे जिनके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कार्यवाही कर रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं हैं वे भी देश के सिद्धांतों के अनुकरण के अनुकूल आचरण करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वो भी देश के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। जो नेक्स्ट है कि जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार यानी घरेलू अधिकारिता में आते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। तो पहला, उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं उसको देखते हैं। तो पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद यानी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, चौथा है सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट। इसमें फिर न्यास परिषद है ट्रस्टी काउंसिल, हालांकि इसको तो अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। दूसरा है एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें कौन कौन सी एजेंसियां सम्मिलित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। कृषि एवं खाद्य संगठन FAO, मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी क्योंकि यूनेस्को के द्वारा फिलीपींस के एक शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इस पर इजराइल अपना दावा व्यक्त करता है। कार्यक्रम। तो इसके वेरियस प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। कोष यानी ट्रेजरी, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक,
संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी एवं स्पेनिश है। सचिवालय के कामकाज में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र राज्यों की सहायता पर निर्भर है। यह विश्व सरकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता के लिए भी राज्यों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ आदर्शवादी विचारों द्वारा समर्थित संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या कार्य है? सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है, हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास करना, आक्रमणकर्ता यानी एग्रेसर स्टेट के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, कार्यक्रम को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। ईरान, म्यांमार, सीरिया पर प्रतिबंध वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा ही लगाए गए हैं। संरचना क्या है इसकी? तो सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। वर्ष 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं, जिसका अनुपात निम्नलिखित है। पहला, 5 सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से होंगे, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी देशों से और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने एवं उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान दिया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरा वोट का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। फिर परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होती है। वर्ष 1971 में राष्ट्रवादी चीन ताइवान को स्थायी सदस्यता से निकालकर जनवादी चीन को स्थायी सदस्यता दे दी गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष भर चलती है। वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो ये तो आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बदलते रहते हैं। सुरक्षा परिषद के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए पहले व्यापारिक एवं आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 41 में किया गया है। किसी राज्य द्वारा सैन्य कार्यवाही भी की जा सकती है, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 42 में किया गया है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्यवाही के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी स्थायी सदस्य का वीटो इसके विरोध में नहीं होना चाहिए। किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता। सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी राज्यों के लिए बनाई गई सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक के लिए सभी और सभी के लिए एक है। सामूहिक सुरक्षा का आशय एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों पर किया गया आक्रमण, विश्व की शांति और सुरक्षा पर किया गया आक्रमण, इसलिए सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वे विश्व के आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्य करें। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 7 में किया गया है। सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शांति निर्माण प्रक्रिया हेतु कर सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं, इसलिए इनका अत्यधिक महत्व है। पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्धरत पक्षों को अलग अलग करके उनके बीच शांति स्थापना करना पीस कीपिंग का मूल उद्देश्य है। इसको नील हेलमेट, ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। शांति सेनाओं के द्वारा हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये केवल आत्मरक्षा की स्थिति में ही हथियारों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 6 में ही निहित है। शांति सेनाएं राज्यों को सहमति के बाद भेजी जाती हैं। तो शांति सेनाएं राज्यों की सहमति के बाद ही भेजी जा सकती हैं। पीस बिल्डिंग ऑपरेशन, तो पीस बिल्डिंग एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पीस मेकिंग क्या है? तो किसी संभावित युद्ध की परिस्थिति को प्रतिबंधित कर देना या रोक देना ही पीस मेकिंग कहलाता है। इसे निवारात्मक यानी डायग्नोस्टिक या निषेधात्मक प्रोहिबिटिव कूटनीति डिप्लोमेसी के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुतरस घाली ने वर्ष 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया। इसके तहत उन्होंने पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग एवं पीस मेकिंग का नारा दिया। महासभा, यह एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में कई प्रकार की समितियां हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करती है। पहली है राजनीतिक समिति, दूसरी है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति, तीसरी वित्तीय एवं प्रशासनिक समिति, चौथी है निशस्त्रीकरण की समिति उल्लेखनीय है।
महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष एवं कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा। महासभा किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं होंगे, तो महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं होंगे, परंतु सभी देशों का एक मत प्राप्त होता है। महासभा के कार्य। अनुच्छेद 10 से 17 के बीच महासभा की शक्तियों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान न चुकाए उसे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 49 में वर्णित है। महासभा के महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश। दूसरा, संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश। पांचवा, सदस्यों का निष्कासन। महासभा केवल परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है, तो ये केवल जो एडवाइजरी प्रपोजल है उनको ही प्रस्तावित कर सकती है या प्रस्तुत कर सकती है। महासभा द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इसलिए महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना है, इसका प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होगा। वर्ष 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। महासभा ने वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया। महासभा की समितियां, तो पहला है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा है आर्थिक एवं वित्तीय। तीसरी सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समितियां। फिर चौथा है राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता। पांचवा है प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी। और छठवां है कानूनी समिति। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी शक्तियों के बीटों के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इसके 54 सदस्य होते हैं। 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होंगे। इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की समूची विशेषज्ञ एजेंसियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के निर्देशन में ही कार्य करती हैं, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होंगे। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के नियंत्रण में अनेक आयोगों की स्थापना भी की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के द्वारा वर्तमान समय में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रस्ताव से महासभा की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो शताब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता के बाद वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के समक्ष सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा रखी, जिसे 2020 तक प्राप्त करना है। यह लक्ष्य अंतर सरकारी प्रयासों से प्राप्त किए जाएंगे। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसका शीर्षक है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं। सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा एवं भुखमरी का समापन, जिसका आधार सतत कृषि होगा, स्वास्थ्य समावेशी तथा समतापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ जल, सतत पर्याप्त वाहिनी ऊर्जा, सतत समावेशी अर्थव्यवस्था, सतत आधार संरचना, राष्ट्रों के बीच असमानता का समापन, पर्याप्त सुरक्षित सतत आवास, सतत उपभोग की प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तन रोकने का प्रयास, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, वन संरक्षण, मरुस्थलीकरण संरक्षण इत्यादि प्रयासों के साथ परितंत्र की सुरक्षा, संस्थानीकरण, सतत वैश्विक भागीदारी। मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 2006 में की गई थी। इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्च आयोग को हटाकर किया गया। इसका मूल उद्देश्य दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। संरचना, तो इसमें 47 सदस्य होते हैं, जो
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य लगातार 2 से अधिक बार सदस्य नहीं हो सकता है। वैसे हो सकता है, मतलब लगातार 2 बार नहीं हो सकता। 2 बार से अधिक नहीं हो सकता है, वैसे कितनी भी बार हो सकता है। इसके सदस्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो अफ्रीका से 13, एशिया से 13, पूर्वी यूरोप से 6, पश्चिमी यूरोप से 7, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देशों से 8। सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है ये। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। नियुक्ति, तो महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। कार्यकाल, चार्टर के में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव, तो त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे, 1946 से 52 तक। डैग हैमरसोल्ड, ये स्वीडन के थे, 1953 से 61 तक। यूथांट, ये बर्मा के थे, बर्मा यानी म्यांमार, तो ये 1961 से 1971 तक रहे। कुर्ट बलदेम, ये ऑस्ट्रिया के थे, 1972 से 81 के बीच। जेबियर पेरेज दे क्योलार, ये पेरू के थे, 1982 से 91 तक। बुतरस घाली, इजिप्ट के थे, 1992 से 96 के बीच। कोफी अनान, घाना के थे, 97 से 2006 के बीच तक। बान की मून, दक्षिण कोरिया, 2007 से 16। एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं और 2017 से अभी तक कार्यकाल इनका चल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका निम्नलिखित 2 रूपों में देखी जा सकती है। पहली, सचिवालय के प्रधान के रूप में। दूसरा, कूटनीतिक, दुनिया के पहले कूटनीतिक के रूप में। पहला, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दूसरा, वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति समाधान में सहयोग। तीसरा, सतत विकास के लक्ष्यों को अर्जित करना। शताब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लागू करना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के शहर हेग में है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों यानी राज्यों के मध्य के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्शकारी माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पास है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद भी सुलझाए जाते हैं, जैसे सीमा विवाद, जल विवाद इत्यादि। इसे स्वैच्छिक अधिकारिकता कहा जाता है। तो वॉलंटरी एंटाइटलमेंट। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से विवाद के मुद्दे पर परामर्श ले सकती हैं। इसे परामर्शकारी अधिकारिता कहा जाता है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहा जाता है इसको। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय उन सभी देशों पर बाध्यकारी होता है जो न्यायालय द्वारा दी गई संविधि के भाग हैं। संरचना क्या है? तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायालय में न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के निर्वाचन के लिए 70 वर्षों में पहली बार एक रोचक एवं ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि महासभा में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी को बहुमत प्राप्त हो गया, जबकि सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश न्यायाधीश ग्रीनवुड को बहुमत मिला। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सुरक्षा परिषद एवं महासभा के सदस्यों से मिलकर समिति के गठन का प्रावधान है, लेकिन समिति के गठन से पहले ही ब्रिटिश न्यायाधीश ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी की विजय हो गई। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है और भारत के बढ़ते वैश्विक पटल पर बढ़ती शक्ति का भी उदाहरण है। न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का निर्माण किया गया था, परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक और सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है। अतः धीरे धीरे ट्रस्टीशिप काउंसिल की भूमिका समाप्त हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना
प्रशासन करने में सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए जस्टिसशिप काउंसिल की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन का प्रशासन न्याय परिषद के अंतर्गत था। वर्तमान समय में न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपना शासन स्वयं संचालित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन। तो अनुच्छेद 108 में महासभा को चार्टर में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। महासभा के संपूर्ण सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा चार्टर का संशोधन किया जाएगा। इसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होंगे। यदि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर दें तो चार्टर में संशोधन नहीं हो सकता। वे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। तो ऐसा राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है वह भी अपने विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ला सकता है। वह राष्ट्र सुरक्षा की बैठक में भी भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। सुरक्षा परिषद में सुधार। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के अनुच्छेद 42 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा होने पर सर्वप्रथम वाद विवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण उपयोग से शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। फिर सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके प्रस्तावाधिकारी होते हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व राजनीति में आमूलकारी परिवर्तन हुए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति के संतुलन को प्रकट करती है। इसलिए समकालीन विश्व में सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद की विसंगतियों या खामियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पारदर्शिता का अभाव यानी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, वैधानिकता का अभाव यानी लैक ऑफ लेजिटिमेसी। पॉल कैनेडी और माइकल रेसिमैन के अनुसार सुरक्षा परिषद अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य गुप्त विचार विमर्श के द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले लेते हैं तथा मतदान औपचारिकता मात्र होता है। परंतु 1994 में सुरक्षा परिषद के सदस्य ने एक नई पहल की। इसके अनुसार पहली बार गैर सदस्य राज्यों से भी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श किया गया, विशेषकर शांति निर्माण कार्यक्रमों के संदर्भ में। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद के द्वारा उन सदस्यों से भी परामर्श किया गया जो शांति कार्यक्रमों में योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 193 हो गई है। लेकिन अभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप का स्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सदस्य विशाल लोकतांत्रिक उभरती महाशक्ति को अभी भी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा दावेदार माना, लेकिन इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक योगदान अत्यधिक है। दूसरा, दोनों दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं। आलोचकों के अनुसार ये दोनों राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर हैं तथा अमेरिका के सामरिक मित्र हैं, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने में असक्षम है। जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से ही शामिल हैं, तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप से ज्यादा हो जाएगी। सदस्यता का विस्तार वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, इस बिंदु पर भी मतभेद है। जनेवा स्थित दक्षिण केंद्र यानी साउथ सेंटर के अनुसार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए तथा वीटो शक्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर देना चाहिए, क्योंकि वीटो के द्वारा मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है और इसका कार्य भी प्रभावित होता है। सुरक्षा परिषद के सुधार या विस्तार के प्रस्ताव। कोफी अन्नान का प्रस्ताव। तो 11 मार्च 2005 को तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया, परंतु सदस्यों की यह वृद्धि बिना वीटो के होगी। इन्होंने 2 मॉडल सुझाए जो निम्नलिखित है। पहला मॉडल, कोफी अन्नान के पहले मॉडल की विशेषता निम्नलिखित है। 6 नए स्थायी सदस्य बिना वीटो के, 3 नए अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। सदस्यता में यह विस्तार क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप कुल सदस्य 53, एशिया प्रशांत कुल सदस्य 56, यूरोप कुल सदस्य 48, अमेरिका कुल सदस्य 35। दूसरा मॉडल, कोफी अन्नान ने दूसरे मॉडल की विशेषता निम्नलिखित होगी। पहला, स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। 8 नए सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन भी संभव है। 1 सदस्य अस्थायी होगा जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, लेकिन इसका पुनर्निर्वाचन संभव नहीं होगा। चौथा, मॉडल 2 में भी कुल सदस्यों की संख्या 24 ही होगी। कॉफी कप क्लब का प्रस्ताव।
कॉफी क्लब का प्रस्ताव। कॉफी क्लब उन देशों के समूह को कहते हैं जिन्होंने G4 के प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव को आम सहमति के लिए एकता के नाम से भी जाना जाता है, तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ये इसको कहा जाता है। यह प्रस्ताव अर्जेंटीना, कनाडा, कोस्टा रिका, कोलंबिया, माल्टा, मेक्सिको, पाकिस्तान, इटली, स्पेन और तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसकी मांगे निम्नलिखित हैं। पहला, स्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन न हो। दूसरा, केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए जिनका निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होना चाहिए। तीसरा, इसके अनुसार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 25 होनी चाहिए, जिसमें 15 मतों से निर्णय लिया जाए। G4 का प्रस्ताव। तो G4 का प्रस्ताव भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान द्वारा लाया गया। इसके सह प्रस्तावकों में बेल्जियम, भूटान, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिजी, फ्रांस, जॉर्जिया, यूनान, हैती, होंडुरास, आइसलैंड, किरिबाती, लातविया, लिथुआनिया, मालदीव, नारू, पलाओ, पोलैंड, पराग्वे, पुर्तगाल, सोलोमन द्वीप, तुवालू एवं यूक्रेन थे। प्रस्ताव पहला था कि 6 नए स्थायी सदस्य बिना वीटो के। दूसरा, G4 के अलावा 2 स्थायी सदस्य अफ्रीकी महाद्वीप से, 4 नए अस्थायी सदस्य होंगे, कुल सदस्य 25 होंगे। अफ्रीकी देशों का प्रस्ताव। पहला, इनके अनुसार 6 नए स्थायी सदस्य वीटो के साथ होने चाहिए। इनमें G4 के अलावा 2 अफ्रीका से, 5 नए स्थायी सदस्य और कुल संख्या 26 होनी चाहिए। नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फिलीपींस को गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलीपींस का दर्जा एक पर्यवेक्षक प्राधिकरण का ही था। गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा अभी तक केवल वेटिकन सिटी को ही प्राप्त था। इस तरह के सदस्यों के लिए संयुक्त राज्य महासभा में सदस्य देशों के बाद अन्य पर्यवेक्षकों के पहले बैठने की व्यवस्था है। इन देशों को महासभा की सुरक्षा में बोलने, प्रस्ताव लाने व उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, लेकिन प्रस्ताव पर वोट करने का अधिकार नहीं। इस श्रेणी का सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। फिर वित्तीय सुधार। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक योगदान अमेरिका का है। इसके बाद जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक सहायता देने वाले सबसे बड़े देश हैं। ये तीनों देश मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल खर्चे का 50% भाग का योगदान करते हैं। बिटकॉफ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट न्यूयॉर्क राज्य के प्रशासन के बजट से भी कम होता है। इसलिए इनके अनुसार शीत युद्धोत्तर विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के अप्रभावकारी या अशक्त होने का मूल कारण इनकी वित्तीय कमजोरी या अक्षमता है, जबकि शीत युगीन विश्व में वीटो के प्रयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकरण प्रभावित हुआ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सुधार महत्वपूर्ण है। पहला, प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना निर्धारित योगदान निश्चित समय पर देना चाहिए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 19 के अनुसार यदि किसी राष्ट्र का वित्तीय अनुदान बकाया होता है तो उसे महासभा में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु यह प्रावधान व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया जाता, इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। तीसरा, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे बड़े राष्ट्र भी अपनी निर्धारित राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1995 में अमेरिका की $1.1 बिलियन राशि बकाया थी। वर्ष 1999 में यह बढ़कर $1.6 बिलियन हो गई है। नेक्स्ट है कि समकालीन भूमंडलीकरण उदारीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत केवल राष्ट्र राज्यों पर ही निर्भर नहीं होने चाहिए। विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत में वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। कौन कौन से। नंबर 1, साझी धरोहर के उपयोग पर कर, खुला समुद्र, खुला आसमान। फिर दूसरा, वैश्विक वित्तीय विनिमय पर करारोपण, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के टिकट पर सरचार्ज, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर शुल्क। ऐसे राष्ट्र जिनकी राशि बकाया हो उन पर विलंब शुल्क भी लगाया जाए, परंतु गरीब देशों को इससे छूट प्राप्त हो। छठवां, दक्षिण केंद्र यानी साउथ सेंटर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला, किसी भी एक देश के योगदान की सीमा 10 या 12.5% से अधिक ना हो। दूसरा, क्योंकि एक राष्ट्र द्वारा अधिक योगदान करने से संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय रूप से उस राष्ट्र पर निर्भर हो जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के तटस्थ कार्यकरण में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में अमेरिका, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 50% से अधिक योगदान कर रहे हैं। कुछ विचारकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उत्पन्न
संकट वित्तीय नहीं बल्कि मूलतः राजनीतिक है, क्योंकि महाशक्तियों के द्वारा जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र संघ को अशक्त बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आर्थिक योगदान। संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों के द्वारा स्वैच्छिक रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक देश की देश क्षमता एवं सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर योगदान निश्चित होता है। वर्ष 2000 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत देनदारी की उच्चतम सीमा 22% निर्धारित कर दी गई। इसका अभिप्राय है कि कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समूचे बजट के 22% से अधिक का योगदान नहीं कर सकता। अति पिछड़े देशों के लिए देनदारी की सीमा 0.01% है। शांति निर्माण कार्यक्रम के लिए किसी एक देश का अधिकतम योगदान 27% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के द्वारा शांति निर्माण कार्यक्रम में सर्वाधिक 27% भाग का योगदान किया जाता है। इसके बाद जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन, कनाडा, स्पेन एवं दक्षिण कोरिया मुख्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्यों में अमेरिका 22%, जापान 12.53%, जर्मनी 8%, इंग्लैंड 6.6%, फ्रांस 6.12%, इटली 4.99%, कनाडा 3%, चीन 3.18%, स्पेन 3.17%, मैक्सिको 2.35%, दक्षिण कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, अचीवमेंट क्या रही संयुक्त राष्ट्र संघ की? विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में योगदान प्रदान करना, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैनात शांति सेनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षकों के द्वारा दुनिया में जान माल की हानि को निश्चित तौर पर कम किया जाता है। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार संलग्न तथा कार्यरत है। उदाहरण के लिए ईरान के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा दी गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। फिर विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के औपचारिक अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व से गरीबी, दारिद्र्यता, भुखमरी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां, कार्यक्रम और कोष कार्यरत हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का प्रयत्न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है। उदाहरण के लिए लीबिया और सीरिया में मानवाधिकारों के हनन को रोकने का आदेश संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया। पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित पृथ्वी रियो प्लस सम्मेलन इसका उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां या आलोचना, तो आलोचकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने का एक उपकरण मात्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वित्तीय योगदान के लिए अमेरिका, जर्मनी और जापान पर पूर्णतः निर्भर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए वित्त का अभाव है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया। निशस्त्रीकरण और पर्यावरण की वार्ताओं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान नगण्य है। अभी भी शक्तिशाली राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में किसी भी संभावित परिवर्तन के विरोधी हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मूल कारण इसकी क्षमता नहीं बल्कि महाशक्तियों द्वारा इसको वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप में प्रदान न करके कमजोर बनाना है। लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक तौर पर उभरती नई समस्याओं के समाधान जैसे वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम, नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों में वृद्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्याएं सार्वभौमिक प्रकृति की हैं, जिनका समाधान कोई भी राज्य अकेले नहीं कर सकता। पर्यावरणीय समस्या, वैश्विक आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार इत्यादि के समाधान के लिए सार्वभौमिक सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विश्व के प्रत्येक राज्य को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। विकासशील देशों के लिए इसका महत्व निर्विवाद है, क्योंकि विश्व की अधिकांश सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं विकासशील देशों में हैं, जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रदर्शित करता है कि दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है, और तमाम विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मुद्दों पर विफल हो रहा है तो यह महाशक्तियों के कारण है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 43 में यह उपबंध किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण निकाय, पहला है व्यापार एवं
विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को जिनेवा में हुई। फिर सदस्य कौन कौन से हैं? तो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य तथा पर्यवेक्षक के रूप में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। उद्देश्य अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 22 नवंबर 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। उद्देश्य अल्प विकसित देशों द्वारा समान आर्थिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तीव्र करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। तीसरा है शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, यूएन यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, स्थापना 3 दिसंबर 1949, मुख्यालय जिनेवा। उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा एवं स्थायी निदान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क। उद्देश्य अल्प विकसित देशों में स्थायी बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना। मानवीय हस्तक्षेप तो अम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 में पीटर बेनेसन ने लंदन में की थी। इसका कार्य विश्व में मानवाधिकार की रक्षा करना है। यह गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र राज्य संप्रभु है तथा घरेलू मामलों में राज्यों का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 2(7) में यह स्पष्टतः कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यतापूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का केवल एक ही आधार है, आत्मरक्षा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता दी गई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार अहस्तक्षेपवाद है, परंतु समकालीन युग में मानवाधिकार के हनन को रोकने हेतु किए गए हस्तक्षेपों को मानवीय हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही है। हस्तक्षेप वैधानिक अथवा नैतिक। तो विचारकों के अनुसार राज्य किसी भूभाग में सुरक्षा बनाए रखने के मूल यंत्र है, परंतु यदि राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो मानव नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप उचित है और यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल भी है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार मानवाधिकार के हनन का मुद्दा विधि का नहीं अपितु नैतिकता से संबंधित मुद्दा है, इसलिए नैतिक आधार पर हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। शीत युद्धोत्तर युग में विश्व में मानवीय नरसंहार रोकने हेतु मानवीय हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण हैं। मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध आपत्ति तो पहला है भीखू पारे के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप में मानव की रक्षा निस्वार्थ रूप में नहीं की जाती। यथार्थवादियों की मान्यता इसी के समान है, इसके अनुसार राष्ट्र राज्य केवल राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने हेतु कार्य करते हैं, इसलिए वे मानवीय संवेदना एवं करुणा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप द्वारा कोई भी राज्य अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगा, इसलिए रियलिस्टों ने तो यहाँ तक कहा कि हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्य का दायित्व है, इसलिए अगर राज्य कोई अव्यवस्था या नरसंहार करता है या राज्य में होता है तो इसे रोकने व रक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों का है, इसलिए कोई बाहरी राज्य आंतरिक मामलों को बेहतर करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। तो मानवीय हस्तक्षेप के दुरुपयोग की संभावना विद्यमान होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निष्पक्ष मानकों का अभाव है जिनके द्वारा मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जा सके। इसलिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा राज्य अपने हितों की पूर्ति हेतु भी मानवीय हस्तक्षेप के आवरण का प्रयोग कर सकते हैं। आलोचकों के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप का चयनात्मक प्रयोग किया जाता है। परिणामतः यह नीति ही विसंगतपूर्ण है, क्योंकि राज्य नैतिक मानदंडों के बजाय हितों के आधार पर हस्तक्षेप करते हैं। आलोचकों के मत में नाटो द्वारा कोसोवो में हस्तक्षेप इसका उदाहरण है। यह केवल मानवीय उद्देश्यों से प्रेरित नहीं था। दूसरी ओर तुर्की के कुर्दो चेचन्या में हस्तक्षेप किया गया। नेक्स्ट है कि विचारक इस बिंदु पर भी असहमत हैं कि मानवीय हस्तक्षेप है तो किन नैतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। इसमें सहमति का अभाव है। बहुलवादियों के अनुसार मानवाधिकार की रक्षा आवश्यक है, लेकिन राज्यों के मध्य असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्तक्षेप के द्वारा मानवीय व्यवस्था बनाए रखना आसान है, परंतु जिस हस्तक्षेप में असहमति है वहां हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप स्थिति और गंभीर हो जाती है। शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवीय हस्तक्षेप तो पोस्ट कोल्ड वार एरा में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में समूचे विश्व में मानवाधिकार को संरक्षित करने का आह्वान किया गया। क्योंकि शीत युद्धोत्तर विश्व में मानवाधिकार का व्यापक हनन हुआ,
विश्व के अनेक भागों में जातीय और धार्मिक संघर्ष देखे गए। उल्लेखनीय है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में मीडिया और घरेलू जनमत के दबाव के कारण मानवीय हस्तक्षेप की घटनाएं हुई। विचारकों के अनुसार इराक के तुर्क लोगों की रक्षा हेतु पश्चिमी मीडिया द्वारा समाचार प्रसारण के आधार पर अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया। वर्ष 1991 तथा इराक के कुर्द क्षेत्र को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया, तो नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया गया। अमेरिकी सेना ने वर्ष 1992 में सोमालिया में हस्तक्षेप किया। ऐसा माना जाता है कि यह CNN के प्रभाव के कारण हुआ। यद्यपि उल्लेखनीय है कि जब अमेरिका के 18 सैनिकों की मोगादिशु में हत्या कर दी गई तो अमेरिकी जनमत मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध हो गया तथा क्लिंटन प्रशासन ने सभी अमेरिकी सैनिकों को सोमालिया से हटाने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि उपरोक्त दोनों उदाहरण मानवीय हस्तक्षेप के उदाहरण हैं। यद्यपि दूसरा अभियान विफल हो गया। भिखू पारेख ने मानवीय हस्तक्षेप की परिभाषा में कहा है कि यह अन्य मानव के प्रति प्रेम और करुणा द्वारा निर्देशित हस्तक्षेप है। साथ ही यह भी कहा कि सोमालिया उत्तरी इराक में किया गया हस्तक्षेप पूरी तरह मानवीय संवेदनाओं एवं भावनाओं से प्रेरित नहीं था। माना जाता है कि वर्ष 1994 में फ्रांस द्वारा रवांडा में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया गया, जिससे नरसंहार को रोका गया, परंतु आलोचकों ने इसे विलंब से किया कम हस्तक्षेप कहा। जबकि इसके विपरीत वर्ष 1999 में कोसोवो में मानवीय हस्तक्षेप की आलोचना की गई तथा इसे अत्यधिक व ज्यादा हस्तक्षेप कहा गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय हस्तक्षेप को लेकर विवाद बना हुआ है। विचारकों के मत में क्लिंटन द्वारा कोसोवो में इसलिए शीघ्रता से हस्तक्षेप किया गया क्योंकि कोसोवो यूरोप के केंद्र में स्थित था और नाटो के पिछवाड़े का देश था। वर्ष 2012 में लीबिया में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया गया। वर्तमान समय में सीरिया में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप का ताजा उदाहरण वर्ष 2017 में सीरिया में आया, जहां सीरिया के शहर खान शेखून में असद सरकार द्वारा रासायनिक हमला करवाया गया, जिसके बाद बिना संयुक्त राष्ट्र की सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका ने असर अल असद की सेना पर 59 क्रूज मिसाइलें दागी। मानवीय हस्तक्षेप की वैधता। तो उत्तरी इराक में कुर्द क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप पर लोगों ने सवाल उठाए क्योंकि यह इराक का आंतरिक मामला था। इससे इराकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 7 का प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में होना चाहिए जब मानव नरसंहार के व्यापक मामले उत्पन्न हो और शांति और सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न हो। इराक के संदर्भ में वर्ष 1991 में प्रस्ताव संख्या 688 पारित किया गया, जिसमें सद्दाम हुसैन की तानाशाह सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। यद्यपि उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव में सैन्य कार्यवाही का उल्लेख नहीं था। प्रस्ताव पर रूस, चीन एवं अन्य गैर पश्चिमी देशों ने आपत्ति व्यक्त की, जबकि सोमालिया में हस्तक्षेप के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। इसलिए सोमालिया में हस्तक्षेप को ज्यादा वैध माना गया। निष्कर्ष क्या है कि मानवीय हस्तक्षेप के प्रयोग पर अभी भी विवाद जारी है और मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में गैर राष्ट्रीय कर्ताओं यानी नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका उल्लेखनीय है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स तभी अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब राज्यों की सहमति प्राप्त होती है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में सर्वदेशी यानी कॉस्मोपॉलिटन नैतिक चेतना का विकास हो रहा है। इसलिए विश्व समुदाय मानवाधिकार के हनन के प्रति ज्यादा सचेत हुआ है। दीर्घकालिक रूप में मानवाधिकार की समस्या हल करने हेतु गरीबी, अभाव, कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना होगा। अधिकांश मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं तीसरी दुनिया के देशों में हो रही है। इसलिए मानवाधिकार को बचाने का सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक है। इसका अभिप्राय है सामाजिक एवं आर्थिक विकास और मानवीय हस्तक्षेप स्वीकार्य है यदि यह सर्वसम्मति से निर्मित मानकानुसार हो यानी स्टैंडर्डाइज्ड हो तथा किसी महाशक्ति के हितों की पूर्ति न हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि, तो इंटरनेशनल लॉ। तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सामने आया। फ्रांसीसी क्रांति के पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि निरपेक्षतावाद के अधीन, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून ईश्वर के अधीन था। यह मानवीय दया पर आधारित था। फ्रेंच क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया यानी सांस्थीकरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों और संधियों का एक सेट है जो राष्ट्र राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन नियमों और संधियों से बंधे हुए हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से अलग है। सर हेनरी मैन, लॉर्ड रसेल, ब्रियरली, स्टार्क, ओपेनहीम आदि ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविकता माना है। हेनरी मैन के अनुसार किसी नियम को कानून बनाने के लिए यह शर्त आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो। प्रोफेसर ओपेनहीम ने कानून के अस्तित्व हेतु समुदाय नियमों के संग्रह एवं नियमों का पालन कराने वाली बाह्य शक्ति को आवश्यक माना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं घरेलू विधि में अंतर।
तो ह्यूगो ग्रोसियस को अंतरराष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस की रचना ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस 1625 है। अंतरराष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय कानूनों के मध्य लागू होने वाली विधि है। यह घरेलू विधियों से अलग होती है। अंतरराष्ट्रीय विधि के निर्माण के लिए कोई सर्वोच्च विधायी संस्था नहीं होती, जबकि घरेलू विधि निर्माण के लिए संसद होती है। विश्व में कोई विश्व सरकार नहीं है जो विधि को लागू करती है। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सरकार नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो राज्यों पर निर्भर है, जबकि घरेलू कानून को लागू करने के लिए एक सर्वोच्च सरकार होती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय विधि को नरम विधि भी कहा जाता है। तो ये सॉफ्ट लॉज होते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत अंतरराष्ट्रीय संधि पहला है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उनके सोर्सेस क्या है, तो पहला है अंतरराष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच औपचारिक लिखित समझौता होता है। यह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। राष्ट्र राज्यों के बीच कुछ महत्वपूर्ण संधि निम्नलिखित है। पहला है आंगसबर्ग की संधि। ये आंगसबर्ग की शांति संधि 1555 में होती है। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में। उटरेक्ट की संधि 1713 में उटरेक्ट की संधि। फिर पेरिस की संधि 1814 में। संधियां द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान सभी राज्यों पर स्वाभाविक एवं बिना शर्त के लागू होते हैं। संधियां राज्यों के परस्पर समझौते पर आधारित होती हैं। परंपराएं कौन सी? तो राज्यों के मध्य संबंध अनेक परंपराओं के द्वारा भी निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को राज्य में अनेक प्रकार की छूट प्राप्त होती है। अनेक परंपराओं को बाद में संधि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। कूटनीतिक संबंधों से जुड़ा वियना समझौता 1961 इसका उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय विधि विश्लेषकों के निर्णय भी विधि विशेषज्ञों के निर्णय भी अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत होते हैं। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानून की विशेषताएं: पहला बहुपक्षीय विधायन, दूसरा है सहमति और वैधानिक दायित्व, तीसरा है न्याय एवं क्षेत्र पर आधारित भाषा, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्वायत्तता। अंतरराष्ट्रीय विधि के पालन के आधार: तो अपने हितों को पूर्ण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समाज का दबाव, दंड का अभाव और नैतिकता। अंतरराष्ट्रीय विधि के कार्यक्रम का आधार: तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संप्रभुता एवं हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय विधि के मूल आधार है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार राज्यों के मध्य संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय कानून सर्वोपरि होंगे। राज्यों का यह दायित्व है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों के अनुसार कार्य करें। यह अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विधि के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की मान्यता: तो यथार्थवादी यानी रियलिस्ट अप्रोच क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय विधि में विश्वास नहीं करते हैं ये, बल्कि शक्ति को महत्व देते हैं। रियलिस्ट। आइडियलिस्ट या लिबरल्स ये क्या मानते हैं? आदर्शवादी एवं उदारवादी ये अंतरराष्ट्रीय विधि पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय विधि का नीति उन्मुखी उपागम भी प्रचलित है, यानी पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच भी प्रचलित है। इसे न्यू हेवन स्कूल भी कहा जाता है। इसके समर्थक मैकडूगल हैं, लासवेल और रेसिमेन हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल कोर्ट। तो मानव नरसंहार करने वालों के विरुद्ध जर्मनी में न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाया गया। टोक्यो में भी न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एक पृथक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संस्था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 17 जुलाई 1998 को हुई तथा 1 जुलाई 2002 को यह लागू हुआ। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका कार्य केवल मानव नरसंहार के दोषियों को दंडित करना है। यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से बिल्कुल अलग है। मानव नरसंहार का मुकदमा सद्दाम हुसैन इराक, स्लोबोदान मिलोसेविच सर्बिया और रॉस टेलर लाइबेरिया के ऊपर चलाया गया। बीमार राज्य यानी रोग स्टेट कौन होते हैं? तो अमेरिका द्वारा प्रतिपादित विचार है जिसके अनुसार एक ऐसा राज्य जो पड़ोसी एवं अन्य राज्यों के लिए खतरा पैदा करे वो रोग स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट होगा। ऐसा राज्य जो अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं का पालन न करे और घातक नरसंहार के हथियार का निर्माण करे तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे। इसमें ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, लीबिया को सम्मिलित किया गया है। फेल्ड स्टेट कौन से होते हैं? फेल्ड स्टेट्स कौन होते हैं? ऐसा राज्य जो अपनी आंतरिक विधि व्यवस्था बनाने में असफल हो, जहां गृहयुद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हों। यह स्थिति अफ्रीका के अत्यधिक पिछड़े राज्यों में है। अफगानिस्तान को भी पहले असफल राज्यों में शामिल किया जाता था, अभी भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अब तो फेल्ड स्टेट है ही।